एनएलपी का एक पिलर होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप इतना फ्लेक्सिबल हों कि अगले बंदे के लेवल पे आके बात कर सकें, अगले बंदे के लेवल पे आके उसको समझा सकें। मेरे माइंड में 2+2=4 है। अगर आपके ब्रेन तक, अपने आपके माइंड तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा, तो वी आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो वो कम्युनिकेट कर रहा है वो उसके स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए। कम्युनिकेशन या तो होती है या नहीं होती। कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव हो तो जो स्पीकर बोल रहा है वो लिसनर को एज इट इज समझ आना चाहिए। इट्स व्हाट कॉल कम्युनिकेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एनएलपी। इसको एनएलपी भी कहते हैं। ओके, आज के जो हमारे टॉपिक हैं, इन टुडेस टॉपिक विल कवर मार्क्सिज्म, myth criticisms and modes, criticism 2007 पेपर, PU BZU यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इन सब के पेपर, सब के क्वेश्चन होंगे। डायलैक्टिकल एंड रेट्रिकल टेक्स्ट और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को हम देखेंगे। अच्छा, डायलैक्टिकल और रेट्रिकल टेक्स्ट में क्या फर्क है? कोई बताना चाहे? रेट्रिक क्या होता है, डायलैक्टिक क्या होता है? सिंपल वर्ड में। आपने कभी देखा हो कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और एक टीचर बहुत सारे लोगों को बड़ी रेट्रिकल लैंग्वेज में अपना टॉपिक बता रहा होता है, और एक स्पीकर लार्ज ऑडियंस को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है। वो उसका उनका नहीं सुन रहा होता, लेकिन वो अपना बता रहा होता है। तो जब कोई स्पीकर अपना व्यू लार्ज ऑडियंस को बताता है, और एक वो अकेला ही स्पीकर होता है और वो अपनी सुनाता जाता है, और वो पॉइंट से और रेट्रिक से और साथ एग्जाम्पल से उनको लॉजिकली सेटिस्फाई करता जाता है, वो रेट्रिकल स्पीच दे रहा होता है। उसको रिटोरिक भी कहते हैं, रेट्रिकल टेक्स्ट। ये रेट्रिकल टेक्स्ट भी होती है, उसमें एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके ऑडियंस को लेके चलता है, रीडर को लेके चलता है। लेकिन डायलैक्टिकल का मतलब होता है कि आप अपना पॉइंट देते हैं, लॉजिक देते हैं, और आगे से रिबटल भी उसी लेवल का आता है। ये टू ये टू स्ट्रीट है, यानी इट इज हैविंग अ टू वे कम्युनिकेशन। डायलैक्टिकल में आप जो बात करते हैं, आपके सामने वाला भी उतने ही ठोस आर्गुमेंट लेके आता है। तो ये टू वे है। और रेट्रिकल जो स्पीच होती है, जो या टेक्स्ट होती है, जिसमें सिर्फ एक राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के अगले को साथ लेके चलता है। डायलैक्टिकल में वो दोनों साइड से चीजों को अपने माइंड में रख रख के वो लिखता है, या दोनों पॉइंट्स को साथ ले लेके चलता है। तो ये होता है डायलैक्टिकल। ये टेक्स्ट में भी होता है, ये स्पीकर भी होते हैं इस तरह के, और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं लोगों के। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें इन दोनों राइटर्स को और दोनों फिलोसफर को स्टडी करना जरूरी है। अगर हम इन दोनों राइटर्स को समझ जाते हैं तो हम मार्क्सिज्म को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मार्क्सिज्म को जब भी आप स्टडी करेंगे, मार्क्सिज्म हमेशा बात करेगा टैक्स के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस कहाँ है। वो टैक्स के अंदर देखेगा कि टैक्स बेसिकली अवेल्युएट होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लास। टैक्स कैसे अवेल्युएट होती है? विद रिस्पेक्ट टू क्लास। जो भी पीस ऑफ योनरा, पोएट्री, लिटरेचर, नॉवल, ड्रामा, ट्रेजेडी, वट एवर you have written, Marxist will view this text with respect to classes. He says, according to these writers, Frederick Engel and Karl Marx, they were both friends, and they faced lot of challenges because they were revolutionaries. They were revolutionary and their ideas were revolutionary. So they were removed from one place to another and so on and so forth. First of all, Karl Marx, he was born in Germany. From Germany, he went to France. From France, he went to Belgium, and then he goes to Rome, and finally he reached in London, and he visited many places. So wherever he goes, people don't like him.
like him because he says something revolutionary that can dismantle and disturb society. जो वो बात करता था वो सोसाइटी को डिस्टर्ब करती थी। लोग उसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज देते, दूसरे कंट्री से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सो फोर्थ वो ट्रेवल करता गया। जहां जहां वो जाता गया अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करता गया। लोग उसकी उसकी बात को सुनते और फिर वो सोचते कि बात तो ठीक कर रहा है। बात करता था क्लास कॉन्शियसनेस की। ये लिटरेचर के अंदर भी होती है, ये सोसाइटी के अंदर भी होती है, ये कम्युनिटी के अंदर भी होती है। आप पावर पावर स्ट्रक्चर को देखते हो किसी सोसाइटी के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर, और किसी लिटरेचर के अंदर, किसी नावल के अंदर, किसी ड्रामा के अंदर, किसी ट्रेजेडी के अंदर, किसी पीस ऑफ पोएम के अंदर, हर हर जगह आप ये चीज देखते हो। आप हर जगह पीस ऑफ टेक्स्ट को अवेल्युएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, और एंड देयर आर मेनी क्लासेस। सो दीज क्लासेस आर रनिंग इन सोसाइटी, इन कम्युनिटी, इन लिटरेचर, इन कन्वर्सेशन। हर जगह ये आपको मिलेगी, और ये अवेल्युएट होती है विद रिस्पेक्ट टू पावर। ये अवेल्युएट होती है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियलिज्म। वो कहता है कि मटीरियलिज्म जो है ना, मटीरियलिज्म हिस्ट्री से अवेल्युएट कोई चीज नहीं होती। मटीरियलिज्म जो है वो हिस्ट्री अवेल्युएट होती है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल पावर। यानी देखें, किसी भी चीज में, किसी भी टेक्स्ट को आप देखें तो उसके अंदर कोई ना कोई पावर स्ट्रक्चर होता है। उस्ताद है तो उसका एक पावर स्ट्रक्चर है, मेल है तो उसका एक पावर स्ट्रक्चर है, घर में कोई डोमिनेट कर रहा है तो उसका एक पावर स्ट्रक्चर होता है। वो पावर से एवेल्यूएट लोगों को कंट्रोल किए हुए है। तो वो उस पावर को देखते थे कि कहाँ क्लास में वर्किंग क्लास बंदा है, प्रोलिटरेट कहाँ पे है, प्रोलिटेरिएट कहाँ पे है, और बोर्जुआजी कहाँ पे हैं, और जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जो कि रूल कर रहे हैं किनको, प्रोलिटेरिएट को। प्रोलिटेरिएट को रूल करने वाले बोर्जुआजीज हैं। इन सारी क्लासेस को वो अपनी बुक्स में डिस्कस करता है। दास कैपिटल के अंदर, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखा था। इसमें इन्होंने भरपूर क्रिटिसिज्म किया था कैपिटलिज्म का। पहले लोग दो ही चीजों को मानते थे, एक सोशलिज्म को और एक कैपिटलिज्म को। यानी सबसे पहले तो कैपिटलिज्म था। तो वो कहता है कि कैपिटलिज्म क्या करता है, वो लोगों को, जो वर्किंग क्लास है, उनको वो सिला नहीं देता, उनको वो उनकी वेजेस नहीं देता, वो उनको उतना रिवार्ड नहीं देता जितना वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर और एक होता है सब स्ट्रक्चर। वो कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर स्टैंड करता है सब स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे एक होती है छत और एक होती है उसकी बेसिस। अब छत किसकी वजह से खड़ी है? उसकी बेस की वजह से। अगर हम बेस को हटा देंगे तो छत गिर पड़ेगी। तो वो कहता था वर्किंग क्लास से, यार आप लोग काम करते हो, खपते हो, सारा कुछ आप करते हो और सब कुछ पका के अगले के सामने रख देते हो, और वो आपको अपनी मर्जी के 5,000 6,000 दे देता है और लाखों का मुनाफा वो खुद ले जाता है। तुम्हें क्या मिलता है? वर्किंग क्लास से उसने वर्किंग क्लास को ये रियलाइज करवाया कि आपको तो मिलता ही कुछ नहीं है, सारा कुछ तो वो ओनर ले जाता है, वो बोर्जुआजीज ले जाते हैं। आपको क्या मिलता है? बोर्जुआजी क्लास जो है वो सब कुछ ले जाती है, मिडिल क्लास आपके ऊपर रूल करती है, और ये इसी तरह रूल करते रहेंगे। और एक दिन आएगा ये इतने पावर हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर इतना पावरफुल हो जाएगा कि इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोलिटेरिएट क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, वो इनके ऊपर रूल करेंगे। और फिर ये जंग जो है ये हिस्ट्री में भी चलती आई है। ये आपको ओल्ड इंग्लिश में मिलेगी, मिडिल इंग्लिश में मिलेगी, रेनेसेंस एज में मिलेगी, आपको ये अलेक्जेंडर पोप की एज में मिलेगी, न्यू क्लासिकल एज में मिलेगी, मिल्टन एज में मिलेगी, और रोमांटिक एज में मिलेगी। उसके बाद
विक्टोरियन एज में मिलेगी, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, यानी हर एज में आपको ये क्लास मिलेगी। लिटरेचर को जब भी आपने पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी फिर किस चीज पे फोकस रखती है? वो फोकस करती है पावर स्ट्रक्चर के ऊपर, वो फोकस करती है हिस्टोरिस न्यू हिस्टोरिसिज्म जिसको कहते हैं, मटेरियल हिस्टोरिसिज्म जिसको कहते हैं, यानी मटेरियल से अवेल्युएट होती है हिस्ट्री। मटेरियल मीन पावर, मटेरियलिज्म, उससे हम अवेल्युएट करते हैं हिस्ट्री को, कि हिस्ट्री में कौन जो था, कौन पावरफुल था और वो क्या कर रहा था। इसमें कुछ क्लासेस हैं जो उसने अपनी बुक्स में इन्होंने डिस्कस की हैं, हम उनको देखेंगे। मैं उनको आपके साथ देखिएगा। तो सबसे पहले जो उसने डिस्कस किया है, सबसे ऊपर होती है अरिस्टोक्रेटिक क्लास। अरिस्टो अरिस्टोक्रेटिक क्लास रूलिंग क्लास है, जो जो हायर करते हैं किन को, क्योंकि ये रूलिंग्स हैं, ये रूलर्स होते हैं, ये नोबल्स होते हैं, इन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं। अगर आप चले जाएं, आप पीछे चले जाएं, इंग्लैंड वालों ने किस तरह से आपने फ्यूडल लॉर्ड्स और बड़े बड़े उन्होंने लॉर्ड्स रखे होते थे, जो ऊपर होते थे किंग, उन्होंने नीचे रखे होते थे काम करवाने वाले। तो वो काम करवा करवा के जो काम लेते थे, और काम सारा पैसा ऊपर देते थे अपने किंग्स को, और वो नीचे वालों से काम लेते थे। अब नीचे वाली जो मिडिल क्लास थी, वो मिडिल क्लास से जो नीचे थी प्रोलिटेरियट क्लास, वो मिडिल क्लास के लिए काम करती थी, और मिडिल क्लास पैसा कमा कमा के आगे किनको देते थे? अरिस्टोक्रेटिक्स को। अरिस्टोक्रेटिक राम से बैठे रहते थे। तो वो कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर को हम हिला सकते हैं अगर सब स्ट्रक्चर स्टैंड ले। अगर सब स्ट्रक्चर स्टैंड ले तो हम सुपर स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं। तो इसमें कुछ क्लासेस हैं। सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास है, जिसको हम अरिस्टोक्रेटिक क्लास भी कहते हैं, अपर क्लास भी कहते हैं। उसके बाद जो क्लास आती है, जो कार्ल मार्क्स के नजदीक जो बड़ी जालम है और जो काम लेती है प्रोलिटेरियट क्लास से, उसको कहते हैं बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी के स्पेलिंग थोड़े से आपने याद करने हैं। बुर्जुआजी क्लास, अपर क्लास, उसके बाद बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास किससे काम लेती है? प्रोलिटेरियट क्लास से, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, जो पीसेंट हैं, जो फार्मर हैं। और इनसे काम कौन लेता है? बुर्जुआजीज। ये इनके ऊपर ये इतने पावरफुल हो गई है मिडिल अपर मिडिल क्लास, कि ये इनसे काम लेके पैसा ज्यादा अपने पास रखते हैं। वो कहता है जी बहुत ज्यादा सरप्लस वैल्यू आ जाती है। अब सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। सब सरप्लस का मतलब होता है वैसे अजाफी। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने रखा है 5,000 पे, ठीक है, और खुद वो पैसा कमाता है 1 लाख, 1 लाख वो कमाता है, और आपको सिर्फ 5,000 पे रखा है। और आप क्या बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप उसके लिए क्या बनाते हैं? आप उसके लिए ये पेन बनाते हैं, ठीक है, बॉल पेन बनाते हैं, पेन बनाते हैं, या उसके लिए कोई भी काम कर रहे हैं। वो खुद तो कमा रहा है 1 लाख, और आपको महीने का सिर्फ 5,000 देता है, और खुद वो कितना लेता है फायदा? 95,000। अब आपको सिर्फ 5,000 आपको दिया, और खुद वो ले गया 95,000, ठीक है। तो वो 95,000 ले गया, आपको सिर्फ उसने 5,000 दे दिया। तो फायदे में कौन रहा? ओनर रहा या आप वर्कर? वर्कर को तो कुछ 5,000 बेचारे को मिला, वो ले गया 95,000 का। वो कहता है कि इतना जो सरप्लस वैल्यू ये आ जाता है, इतना अजाफी बेनिफिट जो ले जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इस्तेहसाल हो रहा है वर्किंग क्लास का, कि वो उनको 5,000 पे रखते हैं। मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस देखे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल देखे हैं जहां पे वो सिर्फ 5,000 पे एक टीचर को रखते हैं। स्कूल है तो स्कूल में वो 5,000, खुद वो 10 लाख कमा रहा है उसी टीचर से जो वहां पढ़ा रहा है। उसने एमएड किया है, बीएड किया होता है, और वो बेचारा पढ़ा रहा है, तो वो कितना ले रहा है? वो जी ले रहा है 10,000, ठीक है।
तो जो उसका वो ऑनर है उस स्कूल का, जिसने स्कूल प्राइवेट बनाया हुआ है, वो ले रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, 10 लाख उन बच्चों से, और वो उन इतनी सरप्लस वैल्यू, वो कहता है जी ये तो जुल्म है। हमें वर्किंग क्लास को उठ खड़ा होना चाहिए और उनको अपने, दे मस्ट रेज देयर, they must revolt, they must raise the banner of revolt against these bourgeoisies and aristocratic upper class, so that they get their surplus values. जो सरप्लस वैल्यू वो ले जाता है, हमें उसको चैलेंज करना चाहिए और अपने अपने राइट्स के लिए उठना चाहिए, ताकि वो हमारा इस्तेहसाल ना करें। जब इस तरह के आइडियाज कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल देते थे, तो लोग इनको लाइक करते और धड़ाधड़ इनके फॉलोअर बनते, और उस वक्त की गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती कि कहीं ये हम हमारे सिस्टम को ही ना बदल दें, क्योंकि वहां उनके कंट्री में तो ज्यादा कैपिटलिज्म था। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को भी थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अच्छा, आप में से कोई सोशलिज्म को जानता हो? सोशलिज्म क्या होती है? आप ऐसे मान के चलें कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही चीज है, ठीक है। कम्युनिज्म निकला है बेसिकली कम्युनिटी से, और सोशलिज्म निकला है बेसिकली सोसाइटी से। यानी सोसाइटी पावरफुल है, कम्युनिटी पावरफुल है, कैपिटलिस्ट कैपिटल पावरफुल है, जिसके पास है जैसे भी उसे उसके पास आता है कैपिटल होना चाहिए, पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने वाला निजाम, चाहे जैसे भी। सिर्फ गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक टैक्स देते रहो, जितना दिल करता है अमीर होते जाओ, जैसा पैसा आता है जैसे भी आता है पैसा इकट्ठा करते जाओ। गवर्नमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी बल्कि फैसिलिटेट करेगी। अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म है, इंग्लैंड के अंदर कैपिटलिज्म है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में कैपिटलिज्म है। और वो किसके हामी है कैपिटलिज्म में? के क्योंकि कैपिटलिज्म की वो कहते हैं कुछ खूबियां हैं। कैपिटलिज्म में आपको आजादी होती है, आप आजाद हैं जितना मर्जी पैसा कमाएं, आप रातों को जागें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और सारा पैसा इकट्ठा कर लें, गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स दें और गवर्नमेंट आपको बल्कि सपोर्ट करेगी। और एक ही बंदा चाहे जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर ले, दूसरों को मुलाजिम बना ले और ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करता जाए। लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म इस चीज के खिलाफ है। पैसा सोसाइटी में बट जाएगा, आप सिंगल ओनर नहीं बनोगे, प्राइवेट कंपनीज पार्टीज, कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, सारा पैसा सोसाइटी में बट जाएगा। आप जितनी भी मेहनत करते हैं, आप अपनी जात पे तो लगा सकते हैं पैसा, लेकिन अपने बच्चों के लिए छोड़ नहीं सकते। अगर उसे जरूरत होगी तो वो काम खुद करेगा, बाकी सारा सोसाइटी में बट जाएगा। ये है सोशलिज्म। थोड़ा सा देखें ये आइडियाज कितने अच्छे हैं। आप जितना भी पैसा कमा लें, आप पीछे कोई ऐसा जानशीन नहीं छोड़ के जाओगे तो फिर वो लोगों के ऊपर हुकूमत कर ले। सोशलिज्म और कम्युनिज्म इसके खिलाफ है। कम्युनिज्म के आइडिया ये थे कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास पैसा, आपने मेहनत की, तो वो आपकी जात पे तो लग सकता है, लेकिन पीछे आप किसी और को के लिए नहीं छोड़ के जाओगे कि ये मेरे बाद जी ये सल्तनत ये संभाल लेगा। हाँ जी, मेरा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और फिर मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे, और फिर मेरे आने वाले नस्लें बनती जाएंगी। ये है कैपिटलिज्म है। इस चीज के खिलाफ था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया दिया कि ऐसी क्लासेस लिटरेचर के अंदर भी क्लासेस होती हैं, सोसाइटी के अंदर भी होती है, घर के अंदर भी होती है, हर जगह हिस्ट्री के अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस हमें चीजों को देखना चाहिए, पावर देखना चाहिए, उससे चीजों को अवेल्युएट कर सकते हैं। तो कैपिटलिज्म फोकस करता है अर्न एज मच एज यू कैन बट गिव टैक्स टू गवर्नमेंट, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू यू। यानी वेल्थ और प्रॉपर्टी आपसे ताल्लुक रखती होगी, वो आपकी होगी अगर आप टैक्स देते हैं और जितना मर्जी, और आप ही उसके ओनर होंगे, उसके बाद जिसको मर्जी मालिक बना जाएं, आप ही सब कुछ होंगे। लेकिन सोशलिज्म कहती है डिवाइड ऑल डिवाइड मनी और वेल्थ इन ऑल पीपल इक्वली, competition will be finished and no private property, only public property। सारा कुछ पब्लिक का है, सोसाइटी का है, कम्युनिटी का है, आप अकेले मालिक किसी चीज के भी नहीं। सो वेरी फर्स्ट टाइम
कार्ल मार्क्स ने, इससे पहले भी लोग आइडियाज दे रहे थे, लेकिन वो कार्ल मार्क्स की तरह ये चीजों को समझा नहीं पाए। तो कार्ल मार्क्स ने हेल्प ली फ्रेडरिक एंजल से। ये जर्मन में पैदा हुआ, ये जर्मनी में पैदा हुआ, ये जर्मन फिलासफर जाना जाता है। 1818 में पैदा हुआ और 1883 में इसकी डेथ हुई थी। जर्मनी में जब इसने ये आइडियाज दिए तो जर्मनी से इसे निकाल दिया गया और ये चला गया, ये फ्रांस चला गया। फ्रांस में इसकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक की अपनी वाइफ के साथ जाता है, और वहां पे इसकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक एंजल से। फ्रेडरिक एंजल के साथ अपने आइडियाज डिस्कस करता है कि किस तरह से बोर्जुआजी क्लास, किस तरह से प्रोलिटेरिएट क्लास को वो लूट रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, किस तरह सरप्लस वैल्यू आ रही है, किस तरह ज्यादा से ज्यादा ओनर्स जो है वो उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं, गरीबों को किस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स को कैसे सप्रेस किया जा रहा है, और वो जस्ट टूल और पपेट और एक काम करने वाले बन गए हैं बोर्जुआजी क्लास के हाथों। तो उसके लिए वो कहता है बोर्जुआजी क्लास के खिलाफ प्रोलिटेरिएट क्लास को उठ खड़ा होना चाहिए और अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। ये जो सरप्लस वैल्यू है इसको एड्रेस करना चाहिए और इस तरह सोसाइटी में ये सब कुछ बांट देना चाहिए। अगर आज नहीं उठोगे अपने राइट्स के लिए तो एक वक्त आएगा कि ये सुपर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सब स्ट्रक्चर को रूल करेगा, और ये भेड़ बकरियों की तरह सब स्ट्रक्चर वाले लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, जैसे कोई किसान हो, कोई पीसेंट हो, कोई प्रोलिटेरिएट हो, कोई लेबर हो, ये सारे काम ही करते रहेंगे और इस तरह सरप्लस वैल्यू को एंजॉय कर जाएंगे। ओनर्स, फैक्ट्री के मालक, बड़े बड़े बोर्जुआजी और अरिस्टोक्रेटिक्स, और महज पपट बन के रह जाएंगे, वर्किंग टूल बन के रह जाएंगे इनके हाथों प्रोलिटेरिएट्स। यहां तक क्लियर है? और ये चीज लिटरेचर के अंदर भी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी लिटरेचर के अंदर इन चीजों को फाइंड करती है। आप इस थ्योरी को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कहां कहां लिटरेचर के अंदर ये चीजें इस्तेमाल हुई है। बोर्जुआजी क्लास के स्टाइल क्या हैं, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के स्टाइल क्या हैं, उनके मैनर क्या हैं, वर्किंग क्लास के मैनर क्या हैं, प्रोलिटेरिएट क्लास के मैनर क्या हैं, मिडिल क्लास के मैनर क्या हैं। आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको उनके ऊपर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म लगा सकते हैं, जिसको मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे तो पहले है हमारे पास ये क्लास अरिस्टोक्रेटिक, जिसको अपर क्लास कहते हैं। अपनी बुक्स के अंदर वो इनको डिस्कस करता है, इनके बारे में बताता है। उसके बाद है बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास काम लेती है इस क्लास से, प्रोलिटेरिएट से। तो इस तरह ये सारा मुनाफा जो है ये ले जाते हैं और इन बेचारों को कुछ भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर किसी फैक्ट्री का मालक है बुर्जुआजी, तो वो क्या करेगा, इसको 5,000 या 10,000 पे रख लेगा, और ये 10,000 पे काम करने वाला वर्कर एंड प्रोडक्ट बनाने में सारा काम ये करता है कि वो एंड प्रोडक्ट बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप कोई मसनूआत बना रहे हैं, उस मसनूआत में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। उस कमोडिटी को बनाने में, उस मसनूआत को क्रिएट करने में, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए आपको लेबर चाहिए। वो लेबर उस प्रोडक्ट को बनाती है। आप पैंट शर्ट बना रहे हैं, पैंट शर्ट को उसका कपड़ा काटना है, कपड़े को लेके आना है, कपड़े को काटना है, उसके बाद उसको आपने स्टिच करना है, आपने उसको फॉर्मेट करना है, पैंट शर्ट को तैयार करना है, उसको पैकिंग करनी है। ये सारा काम कर कौन रहे हैं? वर्किंग क्लास कर रहे हैं, प्रोलिटेरिएट कर रहे हैं, और ऊपर बोर्जुआजी जस्ट उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं, और ये सारी एंड प्रोडक्ट बनाने तक प्रोलिटेरिएट उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जब एंड प्रोडक्ट बन जाती है तो उसको 10,000 मिल जाता है, और करोड़ों का मुनाफा कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? ओनर। इस चीज को एड्रेस होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कार्ल मार्क्स के नजदीक कि वो सब स्ट्रक्चर को क्रश करके रख देगा, उनको टूल बना लेगा, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, और भेड़ बकरियों की तरह काम करेंगे। और कहता है कि मैं रिकमेंड करता हूं, कार्ल मार्क्स, अपने राइट लेने के लिए आज भी उठना पड़ेगा, सदियों बाद भी आपको उठना ही पड़ेगा, फिर राइट्स मिलेंगे, नहीं तो ये आपको क्या बना लेंगे? गुलाम बना लेंगे। गुलाम। आवाजें उठनी शुरू हो गई। आप देखा कि हम, हर बंदा कहता है कि भैया हम गुलामी नहीं करेंगे। अब क्या, क्यों कर रहे हैं? काम हम करते हैं,
हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इतने इंटरेस्ट लगा दिए गए हैं, हमें इस तरह यूज किया गया है कि हम जस्ट उनके लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो पैसा कमाते हैं ऐसे लगता है कि वो सारा टैक्सेस में चला जाता है, वो सारा इंटरेस्ट में चला जाता है, वो सारा उनके ऊपर, उन प्रोडक्ट और कमोडिटीज के ऊपर इतने टैक्सेस होते हैं, वो सारा उसमें चला जाता है। आज भी उठना पड़ेगा, सदियों बाद भी उठना पड़ेगा। जब ऐसी कोई बात करेगा तो डेफिनेटली उसे कंट्री वाले निकाल देंगे। भाई ये तो रेवोल्यूशनरी बातें करता है यार, ये तो बंदा ठीक नहीं है, ये तो आजादी की बात करता है, ये क्या हमें बताने आ गया है? ये तो नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हुकूमत हो रही है। लिटरेचर आपको अवेयरनेस देता है, मेटा कॉन्शियसनेस देता है, मेटा अवेयरनेस देता है, अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस देता है, और लिटरेचर के बारे में भी बताता है कि लिटरेचर किस तरह लिखा जा रहा है, किस तरह फीमेल को इंफीरियर क्रिएचर समझा जा रहा है, किस तरह मेल डोमिनेट करता है, किस तरह क्लास कॉन्शियसनेस काम करता है, किस तरह अपर क्लास की लैंग्वेज होते हैं, उनके स्टाइल कैसे होते हैं, उनके मैनर कैसे होते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो बुलाते कैसे हैं, वो ट्रीट कैसे करते हैं, वो चीजों को कैसे, उनका माइंड सेट क्या होता है, और वर्किंग क्लास का माइंड सेट क्या होता है। अगर गौर से देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि माइंड, एक वर्किंग क्लास का माइंड सेट बेचारे का एक लिमिटेड सा होता है। उसे बस यही होता है, यार मेरी भैंसें भूखी हैं, यार मैंने चारा काटना है। वर्किंग क्लास वाला अब आप उससे बात भी करें तो वो क्या है, यार मैंने चारा काटना है। वो बात कर रहा है, वो चारे का सोच रहा है। ठीक है। अब वर्किंग क्लास वाला कोई बंदा बैठा हुआ, यार मैंने सुबह दिहाड़ी पे जाना, मैंने उसके लिए काम करना है, उसने मुझे इतने पैसे दिए, मतलब पैसे दे के उसने खरीदा, और उसकी वो लेबर को उसने, उससे लेबर तो ले रहा है, लेकिन लेबर के क्या पैसे भी पूरे दे रहा है? नो। पैसे पूरे दे तो वो तो फर्क ही मिट जाएगा, कि जितना वो काम कर रहा है अगर उतना उसे पैसा मिल जाए तो फिर तो, मिसाल के तौर पर एक स्कूल बनाने वाला है, स्कूल बनाने वाला 20,000 देता है टीचर्स को, टीचर को 20-20 हजार देता है, खुद वो 50 लाख कमा लेता है, खुद वो 20-30 लाख कमा लेता है, उनको वो 20-20 हजार दे रहा है। तो अगर उसी लेवल पे वो सैलरी भी कर दे उनकी, तो फिर तो वो कहेगा जी मुझे ये सारी चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। मतलब कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की जो क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी उसको उसका भी क्रिटिसिज्म किया है कि भाई इस तरह तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, अगर प्राइवेट चीजों को नहीं करोगे तो लोग फिर क्यों काम करेंगे, काम करेंगे तो पब्लिक सारे इक्वली डिवाइड होनी है चीजें, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है, फिर हमें मुझे लेबर करने की क्या जरूरत, जब मैं पैसे कमा के अपनी औलाद के लिए नहीं छोड़ सकता तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? क्या सोसाइटी में सारा दिन ऐसे सर खपाता रहूं, सब कुछ जो मैं कमाऊंगा वो डिवाइड हो जाएगा मेरा लोगों में। तो इस तरह वो कहते हैं कि उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया कि इस तरह तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स अपनी बुक के अंदर कहता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर इन दोनों ने ये पॉइंट भी उठाए हैं। वो कहते हैं कि अगर, वो कहता है ये फैमिली सिस्टम जो है ना, ये भी अमीरों ने बनाया है, फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे अगर मेरे बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, तो मैं क्या करूं, उन चारों बेटों में मैं जो पैसा कमा रहा हूं उन चारों बेटों के लिए छोड़ के जाऊं? वो कहता है कि अमीर लोग इसलिए फैमिली बनाते हैं ताकि पैसा कमाया हुआ उनमें डिवाइड करते, इसलिए फैमिली बनाने की जरूरत नहीं, ये तो अमीरों ने बनाई हुई है। अमीरों को जरूरत थी, बड़े बड़े जो लॉर्ड थे, बड़े बड़े जो ड्यूक्स थे, बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उनको जरूरत थी कि वो अपनी पावर ट्रांसफर करके जाते, इसलिए फैमिली उन्होंने बनाई, फैमिली की जरूरत ही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने ये, कार्ल मार्क्स बेसिकली एक अथीस्ट था, मतलब ये गॉड को भी नहीं मानते थे। और आपको मोस्टली जो मार्क्सिस्ट मिलेंगे वो अथीस्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे अथीस्ट नहीं भी हैं, कुछ कुछ अथीस्ट मिलेंगे, कुछ मजहब को मानने वाले भी इसमें आ गए हैं। अच्छा जी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, बोर्जुआजी क्लास है, प्रोलिटेरिएट क्लास है जो कि वर्किंग क्लास है, एक है लुम्पन प्रोलिटेरिएट। अब ये क्लास कौन सी है? कहता है कि एक और क्लास भी होती है जिसको लुम्पन प्रोलिटेरिएट क्लास कहते हैं। लुम्पन प्रोलिटेरिएट क्लास ऐसी क्लास होती है जो आवारा किस्म के लोग होते हैं, जो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं, लूटने वाले आवारा लोग जो होते हैं, इनको कहते हैं लुम्पन्स। अच्छा, एक है पैटिट बोर्जुआजी क्लास। ये पैटिट बोर्जुआजी क्लास क्या है?
पैटिट बोर्जुआजी क्लास ऐसी क्लास है कि जो मतलब ना तो ज्यादा अमीर है, ना वो अपने आप को बोर्जुआजी कह सकते हैं, ना वो प्रोलिटेरिएट कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी को लेबर पे रखते हैं तो वो साथ खुद भी काम पे लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग लेबर पे किसी को रखते हैं ना, तो वो उनके साथ खुद भी काम पे लग जाते हैं, क्योंकि वो भी एक वर्किंग क्लास जैसे ही लोग होते हैं। इसको कहते हैं पैटिट बोर्जुआजी क्लास। ऐसी क्लास जो किसी को वो काम पे रख के साथ खुद भी काम करने लग जाते ताकि काम जल्दी हो जाए, ज्यादा लेबर भी ना रखनी पड़े। तो ये ऐसी क्लास है जो जो प्रोलिटेरिएट और बोर्जुआजी के दरमियान की कोई क्लास है, दोनों में आती है। इसको कहते हैं पैटिट बोर्जुआजी क्लास। काम पे रखा, साथ खुद भी काम कर रहा है। ऑफिस में कुछ लोग रखे हैं काम करने वाले, आप भी उतना ही काम कर रहा है। तो पैटिट बोर्जुआजी क्लास। इसके बाद लुम्पन है, वो मैंने बताया। लुम्पन प्रोलिटेरिएट ऐसे हैं जो जो लड़ने झगड़ने वाले लोग होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, जो लूटने वाले, ये भी आते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये भी एक क्लास है। उसके बाद पीसेंट्री एंड फार्मर क्लास है, ये भी एक क्लास होती है। पीसेंट ये क्या करते हैं, ये इतना खेती बाड़ी और ये फार्मर का काम करते हैं, ये कर करके खुद बोर्जुआजी फिर बन जाते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। हमारा राइटर जो है वो जर्मनी में पैदा हुआ है। जर्मनी से डेफिनेटली जब इसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए तो इन्होंने निकाल दिया, ये फ्रांस चला गया। फ्रांस में इसकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक एंजल से, जो कि इसी के आइडियाज का हामी था। जब इसने अपने आइडियाज डिस्कस किए तो कहता कि हम मिल के काम करते हैं। ऊपर से वो लोग जो इन आइडियाज को सपोर्ट करते थे, उन्होंने उनको इन्वेस्ट किया, उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और इन्होंने फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों ने मिलकर लिखा। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, उसके अंदर इन्होंने अपने आइडियाज बताए कि किस तरह से हम सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं, किस तरह से इस्तेहसाल को रोक सकते हैं, किस तरह से जुल्म को रोक सकते हैं, किस तरह से हम मैक्सिमम इसको डिफेंड कर सकते हैं, रिबटल दे सकते हैं कैपिटलिज्म की। तो ये जर्मनी से फ्रांस गया, फ्रांस से बेल्जियम गया, बेल्जियम से रोम गया, और फिर फाइनली लंदन में गया। तो लंदन में भी इसे निकालने की कोशिश करते हैं, वहां पे कुछ सपोर्टर होते हैं, वो इनको वहां पे रोक लेते हैं। एनीवे, इतनी ये डोर टू डोर, प्लेस टू प्लेस जाते हैं, क्योंकि इनके आइडियाज रेवोल्यूशनरी थे। जब ये कहते थे कि एक प्रोलिटेरिएट क्लास को उठना चाहिए अपने राइट्स के लिए, जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है, जो सरप्लस वैल्यू आ जाती है, जो ओनर और जो मिल के और फैक्ट्रीज के और इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े मालिक ले जाते हैं फायदा, उस फायदे के लिए लड़ना चाहिए। क्यों इतना ले जाते हैं, लेबर क्लास एंड प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा। मतलब ये वो इस तरह के आइडियाज देते थे और लोग इसकी पीछे लग जाते थे। यहाँ तक क्लियर है ये जो मैंने डिस्कस। सर, पीस एंट्री एंड फार्मर्स वाली जो ये क्लास है, इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। अच्छी, ये जो पीसेंट्री और फार्मर क्लास है, पीसेंट्स होते हैं ये खेती बाड़ी का काम करने वाले पीसेंट्स, ठीक है, इन फार्मर भी यही होते हैं। अब ये जमीनों पे काम करते हैं। अगर आपने चेरी ऑर्चर्ड पढ़ा हो, चेरी ऑर्चर्ड के चेरी ऑर्चर्ड के चेरी ऑर्चर्ड में अगर आप पढ़ें तो वहां पे जो लोपाकिन होता है, लोपाकिन बेसिकली पीसेंट है जो कभी काम किया करता था मैडम रनम स्काई के घर में। अब वो वहां पे काम किया करता था, लेकिन जितनी अपर क्लास थी, अपर क्लास अब गरीब हो रही है, क्योंकि उसमें चेंजेस आ रहा है रशिया के अंदर। ये जो फार्मर और पीसेंट है, ये वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम करके खुद अरिस्टोक्रेटिक और बोर्जुआजी क्लास बन रहे हैं, लोगों से अब काम ले रहे हैं। तो वहां लोपाकिन काम कर करके इतना अमीर हो गया पीसेंट्री का और फार्मर का, और वो जमीनों को खरीद खरीद के, कि वो किस क्लास में ट्रांसफर होता जा रहा था, बुर्जुआजी में हो रहा था। आपने उसको अगर पढ़ा हो तो आपको समझ आ जाएगा चेरी ऑर्चर्ड। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसको आप उसकी समरी जरूर सुनिएगा मेरे चैनल पे, चेरी ठीक है। ऑर्चर्ड बाय सर राणा, चेरी ऑर्चर्ड समरी बाय सर राणा लिखें और उसकी समरी सुने, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। उसके ठीक अंदर है। ये क्लासेस डिस्कस हुई हैं, उसके अंदर किस तरह डाउनफॉल हुआ है अपर क्लास का, किस तरह बोर्जुआजी क्लास का अपर क्लास का पीसेंट्री उनको रिप्लेस कर रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर, वो सारा सिस्टम डिस्कस किया गया है। तो ये पीसेंट्री क्लास बेसिकली वर्किंग क्लास ही है, जो फार्मर का काम करती, खेती बाड़ी करती है, लेकिन वो काम कर करके इतने स्ट्रांग होते हैं, सम टाइम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो खुद ही बोर्जुआजी बन जाती है। ठीक। होप यू गॉट द पॉइंट।
अच्छा जी, कम्युनिज्म, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाऊंगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है, कैपिटलिज्म का मतलब लिख लें, अर्न एज मच। इस कैपिटलिज्म बेसिकली आपको अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर, और बहुत सारे यूरोपियन, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं वो भी इसके सपोर्टर हैं, और रशिया के भी कुछ फेव कोई फॉलो करने वाले, चाइना को भी फॉलो करने वाले हैं, यूएसए को भी फॉलो करने, यूएसए। और फिर डेमोक्रेसी आपको इंडिया में भी नजर आएगी। हमारा मुल्क भी दावा करता है कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। और यूरोप